भीतर की शून्यता केवल शून्यता नहीं है, बल्कि रिक्तता भी नहीं है, आत्मबोध की पूर्ववर्ती शर्त है, क्योंकि इसी शून्य में संभावनाओं का अदृश्य आकाश छिपा है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को दी बड़ी सौगात। जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जल भराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से दी मान्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान निधि की 18,000 करोड़ रुपए की 21वीं किश्त करेंगे जारी। पुट्टापार्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पुतिन के सहयोगी पत्रुशेव। भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से करवाया अवगत। मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे अध्यक्ष के रूप में सम्मेलन को संबोधित। भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर किया आकर्षित। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में 100 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय शामिल। भारत वैश्विक प्रतिनिधित्व में चौथे स्थान पर। 9 भारतीय विश्वविद्यालय टॉप 700 में शामिल। आईआईटी दिल्ली बना नंबर 1 भारतीय संस्थान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई बहनों को एक बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जल भराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। जंगली जानवरों से फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के 5वें एड ऑन कवर के रूप में मान्यता दी गई है। इसके तहत राज्य सरकारें प्रभावित जिलों और बीमा इकाइयों की पहचान ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर करेंगी। फसल नुकसान की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो टैग फोटो के साथ सूचना दर्ज करवा सकेंगे। ये व्यवस्था विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है जो हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों का लंबे समय से सामना कर रहे हैं। वन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के नज़दीक बसे किसान सबसे अधिक प्रभावित होते रहे हैं। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना में शामिल न होने से किसानों को भारी आर्थिक हानि झेलनी पड़ती थी। ये निर्णय विभिन्न राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और किसानों को अचानक स्थानीयकृत और गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रक्रियाएं पीएमएफबीवाई परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाई गई हैं और खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू की जाएंगी। इन नए प्रावधानों के लागू होने से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में सुबह लगभग 10 बजे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र तीर्थ स्थल और महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। वो इस अवसर पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और शाश्वत विरासत को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट जारी करेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे। वहां वो लगभग 1:30 बजे दिन में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में कृषि के भविष्य के लिए व्यवहारिक, जलवायु अनुकूलन और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में प्राकृतिक और पुनः विकास योग्य कृषि की ओर परिवर्तन को गति प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 21वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करने वाले हैं। नमस्कार। टेक्नोलॉजी आपके लिए एक शुभ समाचार एंड विल हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी को सुनने और राशि के अंतरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़िए। कृषि विज्ञान केंद्रों में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम या जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अपने पंचायत में होने वाले कार्यक्रम में, मंडियों के कार्यक्रम में, किसान समृद्धि केंद्रों के कार्यक्रम में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आप जरूर भाग लीजिए। अन्नदाताओं के सम्मान का है दिन। आइए इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूस के समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोलाई पात्रुशेव से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के सहयोगी और रूस के समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री निकोलाई पात्रुशेव का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हुई। हमने समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर उपयोगी चर्चा की, जिसमें कनेक्टिविटी, कौशल विकास, जहाज निर्माण और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग के नए अवसर शामिल हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करके सम्मानित महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन पहुंचाया, उन्हें आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में कहा कि भारत का आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और वो इसका प्रयोग करेगा। विदेश मंत्री का ये बयान दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के कुछ दिन बाद आया है।
विदेश मंत्री ने मॉस्को में एससीओ शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में कहा कि दुनिया को भी आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद की समाप्ति के लिए हुई थी। आतंकवाद की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. In conclusion, India believes that SCO must adapt to the changing global landscape, develop an expanded agenda, and reform its working methods. We will contribute positively and fully to these objectives. I thank you. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माता वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने दक्षिण भारत में स्वदेशी की भावना को प्रज्वलित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई की विरासत भारत को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गरिमा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, कपलोटिया तमिज़हन तमिल कर्णधार के रूप में स्नेहपूर्वक याद किए जाने वाले थिरु वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने दक्षिण भारत में स्वदेशी की भावना को प्रज्वलित करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना करके उन्होंने औपनिवेशिक आर्थिक प्रभुत्व के मूल पर प्रहार किया और ये प्रदर्शित किया कि स्वराज की और यात्रा आत्मनिर्भरता से शुरू होनी चाहिए। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध अपने अडिग रुख और जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने कठोर दमन सहा। उनका जीवन इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि कैसे व्यक्तिगत साहस, नैतिक दृढ़ विश्वास और देशभक्ति का जोश सबसे बड़े उत्पीड़न को चुनौती दे सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। उनका बलिदान, उद्यमशीलता की दृष्टि और प्रखर राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बना हुआ है। उनकी पुण्यतिथि पर मैं थिरु वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई की अदम्य भावना को नमन करता हूं, जिनकी विरासत भारत को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गरिमा के पथ पर अग्रसर करती रहती है। इस पावन दिवस पर आइए हम आत्मनिर्भर भारत के आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें, जिन्हें उन्होंने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से मूर्त रूप दिया। आज मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह तकरीबन 11:45 पर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वहां उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र में कोटा, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी और कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने, शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने और पर्यटन स्थलों व प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क में आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने परियोजनाओं का नियमित फॉलोअप, सड़क निर्माण की गुणवत्ता, दुर्घटना पीड़ित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने हेतु जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े एक बड़े धन शोधन मामले में मंगलवार को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में लगभग 25 ठिकानों पर दिन भर चली छापेमारी के बाद की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जवाद अहमद सिद्दीकी को उनके द्वारा किए गए वित्तीय अपराधों में उनकी दोषिता स्थापित होने के बाद गिरफ्तार किया है। जांच में करोड़ों रुपए की अपराध आय सामने आई है, जिसे ट्रस्ट द्वारा परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में मोड़ दिया गया। ईडी ने छापेमारी के दौरान 48 लाख रुपए से अधिक नकद और महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए। ईडी की कई टीमों ने मंगलवार सुबह तकरीबन 5:15 बजे ही अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने की दिशा में भारत की उत्साहजनक प्रगति की प्रशंसा की है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भारत में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी की स्थिति विभिन्न देशों में अलग अलग रही। म्यांमार और तिमोर लेस्टे में टीबी की दर प्रति लाख लगभग 480 से 500 रही, जिससे ये देश वैश्विक स्तर पर टीबी से सबसे प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड में प्रति 1 लाख लोगों पर टीबी के मामले 146 से 269 के बीच दर्ज किए गए हैं, जो स्थिर तो हैं लेकिन धीरे धीरे घट रहे हैं। भारत में कुल अनुमानित टीबी मरीजों की संख्या 27 लाख से अधिक है। इसके बाद बांग्लादेश में 3,84,000, म्यांमार में 2,63,000, थाईलैंड में 1,04,000 और नेपाल में 67,000 मरीज हैं। भारत के लिए एक बार फिर गौरव का क्षण है। भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में पकड़ बनाई है। भारत के 9 विश्वविद्यालयों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में शीर्ष 700 में स्थान मिला है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली एक बार फिर 205वें स्थान पर देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता संस्थान बनकर उभरा है। मंगलवार को जारी रैंकिंग के अनुसार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 में 100 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिससे भारत वैश्विक प्रतिनिधित्व में चौथे स्थान पर है। QS की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 103 भारतीय संस्थानों में से 32 की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जबकि 15 की रैंकिंग पहले जैसी ही बनी रही है। साथ ही 30 संस्थानों की रैंकिंग गिरी भी है। IIT दिल्ली के बाद IIT बॉम्बे का स्थान रहा, जिसकी वैश्विक रैंकिंग 236, जो कि पिछले वर्ष 235 थी, अब एक पायदान नीचे, और खड़गपुर का स्थान 236 रहा, जो कि पिछले वर्ष 2002वें स्थान से नीचे है। भारत की कई यूनिवर्सिटी ने अर्थ साइंसेज, क्लाइमेट स्टडीज़ और एनवायरमेंटल प्रोग्राम में बेहद मजबूत स्कोर किया है। इससे साफ है कि भारत पर्यावरण और विज्ञान शिक्षा को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए जल का कुशल उपयोग आवश्यक है। उन्होंने
पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण के उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या के लिहाज से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए नए तरीके अपनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संरक्षण जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 35 लाख से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया। वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गुजरात और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। केंद्र और राज्य सरकार, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को निरंतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संस्थान, नागरिकों के समूह तथा गैर सरकारी संस्थान भी ये दिशा में योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए नए तरीका अपनाने चाहिए। उत्साह के साथ व्यक्तिगत योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों भी वाटर प्रॉस्पेरिटी वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकार, इन सब की भागीदारी से ही सक्षम जल प्रबंधन संभव है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत कल बठिंडा में एक लाइट एंड साउंड शो हिंदी चादर का आयोजन किया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण झलकियों के साथ। आप ये झलकियां देखें। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। प्रभुपुर किया बयान, तेग बहादुर सीक्रिया करी न किन्हुआन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे था, सब भाई हो सहारे, सब भाई हो सहारे। पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती, संतां महापुरुषां दी धरती, सूरमियां योधियां दी धरती ते अवतारां पैगंबरां दी धरती। अनुसार भरोसा दिवाया कि धार्मिक आजादी सिर्फ कुर्बानी देने नाल ही बचेगी। बाल गोबिंद जी दे कहन ते गुरु साहिब ने ब्राह्मणों नूं कहा कि जे मेरे सिर दे नाल धर्म दी रक्षा हो सकती है तां मेरा सिर धर्म तो कुर्बान हो।
काहू को देतने न पैमान त्याण काहू को देतने न पैमान त्याण थीकर बोर दिली सुसिर प्रभपुर किया बयान तेग बहादुर सीकरिया करी न किन्हू आन तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुरलोक।